आज़ादी से करीब 6 दिन पहले की बात है। 8 अगस्त की दोपहर को पंजाब के सिंचाई विभाग के एक सिविल इंजीनियर को ये पता चलता है कि पंजाब की फिरोजपुर, जीरा और फाजिल्का तहसीलें पाकिस्तान में जानी हैं। वो हैरान परेशान सा टाइपराइटर की तरफ दौड़ता है और टाइप करना शुरू करता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने टाइपराइटर की बजाय कागज पर अपने हाथों से चिट्ठी लिखी और उसे एक भरोसेमंद आदमी के साथ भिजवा दिया कंवर सेन के पास। ये वही कंवर सेन थे जिन्होंने महाराजा गंगा सिंह के कहने पर गंग नहर बनवाई थी। इस चिट्ठी को पढ़कर वो सन्न रह गए। वो चिट्ठी लेकर तुरंत बीकानेर के प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और उन्हें समझाया कि अगर ऐसा हुआ तो बीकानेर को भी पाकिस्तान में शामिल होना होगा। ये दोनों पहुंचे महाराजा शार्दुल सिंह के पास और उन्हें मामले की गंभीरता समझाते हैं। कहा जाता है कि महाराजा शार्दुल सिंह ही वो राजा थे जिन्होंने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किया था और भारत में शामिल होना स्वीकार किया था। शार्दुल सिंह बीकानेर का विलय पाकिस्तान में नहीं चाहते थे, लेकिन अब बीकानेर का भविष्य पूरी तरह खतरे में था। ऐसा इसलिए क्योंकि फिरोजपुर पंजाब का वो इलाका था जहां पर गंग नहर का हेडवर्क बना था। इस हेडवर्क से ही नहर में पानी आता था। गंग नहर यानी कि बीकानेर की गंगा। वैसे तो इसका गंगा नदी से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि इसे पानी सतलुज नदी से मिलता था, लेकिन ये नहर बीकानेर के लिए गंगा से कम नहीं थी। महाराजा गंगा सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे बनवाया था। अगर फिरोजपुर पाकिस्तान में चला जाता तो फिरोजपुर हेडवर्क पर भी पाकिस्तान का कब्जा हो जाता। पाकिस्तान सबसे पहले वाटर सप्लाई को बंद करता, जिसके साथ ही बीकानेर और गंगानगर के लोगों का प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ना तय था। मामले की गंभीरता को समझते हुए शार्दुल सिंह ने कंवर सेन और बीकानेर के प्रधानमंत्री को दिल्ली भेजा। दोनों पहले कांग्रेस के नेताओं से मिले और फिर माउंटबेटन से, लेकिन बंटवारा करने वाले सिरिल रेडक्लिफ तो नक्शा पहले ही बना चुके थे। कहते हैं कि इस काम को करते करते रेडक्लिफ इतना ऊब गए थे कि मिन्नतें करने के बावजूद भी किसी से मिलने के लिए राजी नहीं होते थे। उधर माउंटबेटन भी मदद के लिए तैयार नहीं थे। अब दिन आया 17 अगस्त 1947 का। इधर कंवर सेन और बीकानेर के प्रधानमंत्री बीकानेर की जनता के भविष्य को लेकर चिंता में घुले जा रहे थे। उधर पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के नक्शे को देखने के लिए बेकरार थी, लेकिन जैसे ही नक्शे का पिटारा खुला पाकिस्तान के होश उड़ गए, क्योंकि फिरोजपुर ही नहीं बल्कि जीरा, गुरदासपुर, पठानकोट और फाजिल्का भी भारत के हिस्से में थे। पाकिस्तान में हंगामा मच गया। वो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल पहुंचा। उसने खूब हाय तौबा मचाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिरोजपुर और गुरदासपुर अब भारत का हिस्सा थे, जिसे भारत किसी भी कीमत पर वापस नहीं देता। लेकिन सवाल ये आता है कि नक्शा बदला तो बदला किसने? ये दिलचस्प किस्सा जानने के लिए हमें चलना होगा उस दौर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीरें खींची जा रही थी। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीन ही नहीं, नदियां, खेत, जंगल, आसमान सब कुछ बांटा गया। बंटवारा करने का ये काम मिला ब्रिटेन के वकील सिरिल रेडक्लिफ को। रेडक्लिफ इससे पहले ना कभी भारत आए थे और ना ही उन्हें बंटवारा करने का कोई एक्सपीरियंस था। उन्हें कुछ पुराने नक्शे और डेटा मिले थे जिनके हिसाब से उन्हें सिर्फ 36 दिनों में बंटवारा करना था। समय कम था और काम ज्यादा, इसलिए वो इस काम को काफी तेजी से करते जा रहे थे। एक एक करके पंजाब के अधिकतर हिस्सों का बंटवारा हो चुका था, लेकिन मामला अटका गुरदासपुर और फिरोजपुर पर। गुरदासपुर में कुल 4 तहसीलें थी। साल 1941 के डेटा के मुताबिक बटाला तहसील में 55%, गुरदासपुर में 52%, शकरगढ़ में 51% और पठानकोट में 40% मुस्लिम आबादी थी। वहीं फिरोजपुर में 55% और झीरा तहसील में 65% मुस्लिम आबादी थी। इसीलिए रेडक्लिफ ने गुरदासपुर और फिरोजपुर का पूरा इलाका पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन भारत के लिए ये दोनों इलाके ही महत्वपूर्ण थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में श्रीनगर को जाने वाला एकमात्र रास्ता गुरदासपुर से होकर गुजरता था। वहीं पंजाब की सिंचाई नहरों के हेडक्वार्टर फिरोजपुर में थे। इन्हीं नहरों में से एक थी गंग नहर।
गंग नहर का इतिहास उस दौर की याद दिलाता है जब राजस्थान में छप्पनिया अकाल ने जमकर कहर मचाया था। साल 1899 में पड़े इस अकाल ने लोगों की हड्डियों का पानी तक सुखा दिया था। ये अकाल इतना भयानक था कि सांगरी, बेर और कैर जैसी छोटी मोटी खाने की चीजों के बदले ही कुछ लोगों ने अपनी पत्नी और बच्चों तक के सौदे कर दिए थे। इस अकाल के कारण 56 के नंबर के साथ ही अपशगुन जुड़ गया। यही कारण है कि आज बरसों बाद भी राजस्थान के लोग अपने बही खाते में 56 नंबर के पेज को खाली छोड़ देते हैं। छप्पनिया अकाल की कहानी इतनी भयानक है कि आप इसे सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो इस कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, जब ये भयानक अकाल अपना कहर ढा रहा था तब बीकानेर के राजा थे महाराजा गंगा सिंह, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी। युवा राजा गंगा सिंह ने जब अपनी आंखों से बीकानेर की जनता को तड़पते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने इस समस्या का स्थायी समाधान करने की सोची। तभी उनके दिमाग में विचार आया एक नहर बनवाने का। उस समय तक राजस्थान में कोई नहर बनी ही नहीं थी और ना ही यहाँ के लोगों को ये पता था कि नहर कहते किसे हैं। माना कि उस दौर में गंगा सिंह बीकानेर रियासत के महाराजा थे, लेकिन फिर भी नहर बनवाने का काम आसान नहीं था, क्योंकि पहले तो इसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला था और फिर अंग्रेज जरूर पचड़ा खड़ा करते। लेकिन इस नहर को बनवाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने पहले पैसे का प्रबंध किया, फिर अंग्रेजों को मनाया। नहर बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी उस वक्त तक थी नहीं, इसीलिए हजारों मजदूरों और जानवरों ने रेगिस्तान की इस भयानक गर्मी और आंधी तूफान में दिन रात काम किया और राजस्थान की लाखों टन मिट्टी को चीरते हुए ये नहर बनवाई। बरसों की मेहनत के बाद साल 1927 में जाकर महाराजा गंगा सिंह इस नहर के जरिए सतलुज नदी का पानी बीकानेर की धरती पर लेकर आ सके। उन्हीं के नाम पर इस नहर का नाम गंग नहर पड़ा और महाराजा गंगा सिंह कहलाए आधुनिक भारत के भागीरथ। साल 1943 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बरसों बाद भी गंग नहर बीकानेर रियासत की लाइफलाइन बनी रही। यहाँ के लोग पानी के लिए पूरी तरह से इस नहर पर निर्भर थे। फिरोजपुर के पाकिस्तान में जाते ही पाकिस्तान हेडवर्क से पानी की सप्लाई को रोक देता और नहर सूख जाती। इस नहर के सूखते ही बीकानेर में पानी को लेकर त्राही त्राही मच जाती। इस तबाही से बचने के दो ही रास्ते थे, या तो फिरोजपुर को भारत में मिलाया जाए या फिर बीकानेर खुद पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। उस दौर के भारत के नक्शे को अगर देखा जाए तो बॉर्डर पर बसा बीकानेर आसानी से पाकिस्तान में जा सकता था, क्योंकि बीकानेर का बॉर्डर पाकिस्तान से पूरी तरह सटा हुआ था। जिन्ना से बात करना बेकार था, क्योंकि वो फिरोजपुर देने की बजाय बीकानेर को ही पाकिस्तान में आने का न्योता दे देते। लेकिन महाराजा शार्दुल सिंह और बीकानेर की जनता दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो फिरोजपुर को भारत में मिलाना भी उतना ही मुश्किल था, क्योंकि रेडक्लिफ नक्शा लगभग तैयार कर चुके थे। दोनों देशों की बाउंड्री बनाते वक्त उन पर भी काफी प्रेशर था। उन्हें कभी कुछ बदलना पड़ता तो कभी कुछ। इस काम को करते करते वो इतना चिढ़ चुके थे कि किसी से भी मिलने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए उनसे मुलाकात करके नक्शा बदलवाना और फिरोजपुर को भारत में शामिल करवाना लगभग नामुमकिन था। कहते हैं कि रेडक्लिफ ने जो नक्शा बनाया था उसे जनता के आगे 17 अगस्त को रखा गया, लेकिन कई अधिकारियों और नेताओं के पास ये खबरें पहले ही पहुंच गई कि कौन कहां जाएगा। स्वरूप सिंह और एएन खोसला, ये दो सिविल इंजीनियर उस वक्त पंजाब की सिंचाई विभाग में काम करते थे। जब उन्हें पता चला कि फिरोजपुर पाकिस्तान में जाने वाला है तो उन्होंने तुरंत बीकानेर रियासत के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन को चिट्ठी भेजकर सब कुछ बता दिया। कंवर सेन ही थे जिन्होंने महाराजा गंगा सिंह को गंग नहर बनाकर दी थी, यानी कि वो ही इस नहर के चीफ इंजीनियर थे। चिट्ठी मिलते ही वो बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। उस वक्त बीकानेर के प्रधानमंत्री थे सरदार के.एम. पन्नीकर। नाम से आपको ये लग रहा होगा कि ये राजस्थान या पंजाब के तो नहीं हो सकते। दरअसल पन्नीकर त्रावणकोर के थे और उनकी योग्यता को देखते हुए महाराजा शार्दुल सिंह ने उन्हें बीकानेर का प्रधानमंत्री बनाया था।
कहा जाता है कि पन्नीकर ऐसे धाकड़ प्रधानमंत्री थे जो महाराजा शार्दुल सिंह के सामने सच बात कहने की हिम्मत रखते थे, इसीलिए उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। जी हाँ, सरदार उनकी उपाधि थी, यानी कि उनका टाइटल था, ना कि उनका नाम। खैर, जब कंवर सेन उनके पास समस्या लेकर पहुंचे तो उन्होंने कंवर सेन को बताया कि फिरोजपुर हेडवर्क पाकिस्तान में जाने के बाद भी 1921 के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार बीकानेर को पानी मिलता ही रहेगा। इस पर कंवर सेन ने उनसे पूछा कि फिर भी अगर पाकिस्तान ने पानी बंद कर दिया तो? इस सवाल का जवाब पन्नीकर के पास भी नहीं था, इसीलिए वो चिट्ठी और कंवर सेन को लेकर पहुंचे महाराजा शार्दुल सिंह के पास। इन दोनों ने महाराजा शार्दुल सिंह को समझाया कि फिरोजपुर का भारत में रहना जरूरी क्यों है। साथ ही ये याद दिलाया कि उनके पिता गंगा सिंह ने कितनी जद्दोजहद के बाद ये नहर बनवाई थी और श्री गंगानगर बसाया था। अगर फिरोजपुर पाकिस्तान में चला गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब दो ही रास्ते थे। पहला तो ये कि महाराजा शार्दुल सिंह खुद माउंटबेटन से मुलाकात करें, क्योंकि शार्दुल सिंह माउंटबेटन के अच्छे दोस्त थे और पन्नीकर ये जानते थे कि महाराजा की बात माउंटबेटन नहीं टालेंगे। दूसरा रास्ता था कि कांग्रेस के नेहरू और पटेल जैसे वरिष्ठ नेताओं को इस बारे में बताया जाए और उनकी मदद ली जाए, क्योंकि शार्दुल सिंह ने ही सबसे पहले विलय पत्र पर सिग्नेचर किए थे और दूसरी रियासतों के राजाओं को भी इसके लिए राजी करने की कोशिश की थी। इसीलिए भारत के नेता भी उनका सम्मान करते थे। पन्नीकर को ये उम्मीद थी कि पटेल और नेहरू उनकी बात जरूर सुनेंगे और माउंटबेटन को मना लेंगे। उस दौर में लॉर्ड माउंटबेटन ही वो शख्स थे जो रेडक्लिफ से बात करके नक्शा बदलवा सकते थे और इन्हीं तरीकों से ही माउंटबेटन को मनाया जा सकता था। इसलिए कंवर सेन और पन्नीकर माउंटबेटन से मिलने हाथों हाथ दिल्ली रवाना हो गए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बीकानेर के इंजीनियर्स और मंत्रियों को तो इस बात का पहले से ही ख्याल रखना चाहिए था। उन्होंने बाउंड्री बनाने से पहले रेडक्लिफ को इस बारे में क्यों नहीं बताया? लेकिन हकीकत यह है कि रेडक्लिफ को इस बात की जानकारी पहले से ही थी। दरअसल बंटवारे के लिए बने सीमा आयोग यानी कि बाउंड्री कमीशन को बीकानेर की तरफ से पहले ही इस बारे में कई बार बताया गया था, लेकिन रेडक्लिफ ने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उनका इस बंटवारे से या इस काम से कोई इमोशनल अटैचमेंट था ही नहीं। वो तो इस काम को दूसरे सरकारी काम की तरह ही जल्दी जल्दी निपटाने में लगे थे। इस वजह से ये पूरी गफलत हुई। खैर, 10 अगस्त 1947 को कंवर सेन और पन्नीकर दिल्ली पहुंचे। उसी शाम उन्होंने नेहरू, पटेल और वीपी मेनन से मुलाकात की। अगले दिन उनकी मुलाकात होनी थी लॉर्ड माउंटबेटन से। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि माउंटबेटन उनकी बात जरूर मानेंगे। 11 अगस्त 1947 सुबह ही पन्नीकर और कंवर सेन की मुलाकात लॉर्ड माउंटबेटन से हुई और वहीं पर इन दोनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लॉर्ड माउंटबेटन से जब उन्होंने नक्शा बदलवाने की दरख्वास्त की तो माउंटबेटन ने किसी भी तरह की मदद से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब में कहा, रेडक्लिफ आयोग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने अपॉइंट किया है और वे मुझे रिपोर्ट नहीं करते। यानी कि माउंटबेटन पल्ला झाड़ चुके थे, लेकिन पन्नीकर अच्छी तरह से जानते थे कि माउंटबेटन झूठ बोल रहे हैं। एक वो ही हैं जो रेडक्लिफ से नक्शा बदलवा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने तुनक कर कहा कि अगर फिरोजपुर भारत में नहीं आ सकता तो महाराजा भी पाकिस्तान में जाना चाहेंगे। ये सुनकर माउंटबेटन बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे का रंग जरूर बदल गया। पन्नीकर की चुप्ती बात ने माउंटबेटन को सोच में डाल दिया। मीटिंग खत्म करके पन्नीकर और कंवर सेन फिर से पटेल, नेहरू और मेनन से मिले। उस वक्त वीपी मेनन रियासती विभाग के सेक्रेटरी थे और पटेल अध्यक्ष। नेहरू, पटेल और मेनन तीनों ही ये जानते थे कि नदियों और नहरों का महत्व क्या है, लेकिन शुक्र है कि जिन्ना को इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। पानी के बंटवारे पर एक बार तो गुस्से में उन्होंने ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान रेगिस्तान बना तो चलेगा, लेकिन हमें हिंदुओं का पानी नहीं चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि जिन्ना हिंदुओं से किस कदर नफरत करते थे, लेकिन गनीमत ये रही कि हमारे नेताओं ने ये बेवकूफ़ी करने की बजाय माउंटबेटन को तुरंत चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लिखा था, सामरिक और सिंचाई
दोनों लिहाज से फिरोजपुर हेडवर्क को पाकिस्तान को दिया जाना खतरनाक होगा। सतलुज के पश्चिमी तट के बारे में जो निर्णय हो, लेकिन पूर्वी तट के बारे में इस तरह का कोई भी निर्णय हम मंजूर नहीं करेंगे और न ही हम संयुक्त नियंत्रण को स्वीकार करेंगे। इतिहास के पन्नों में झांक कर अगर देखा जाए तो उस वक्त पंजाब से झेलम, रावी, व्यास, चेनाब और सतलुज 5 नदियां होकर निकलती थी। इन्हीं 5 नदियों के कारण इस राज्य को पंचनद यानी कि पंजाब नाम दिया गया। देशों के साथ ही इन नदियों का भी बंटवारा होना था, लेकिन 36 दिनों में इतनी सारी चीजों को बांटना बेहद मुश्किल था। किस नदी से कितना पानी किसको मिलेगा ये कोई नहीं जानता था। भारत ने ये साफ कर दिया था कि सतलुज नदी के पूर्वी तट का पानी वो ना तो पाकिस्तान को देगा और ना ही उसके साथ शेयर करेगा। इधर मेनन रेडक्लिफ से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेडक्लिफ ने समय नहीं दिया। माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने खूब आनाकानी की, लेकिन भारत की कोशिशें जारी रही। इस कोशिश का ही असर था कि 13 अगस्त को माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को लंच पर बुलाया। इस मुलाकात के बाद माउंटबेटन ने बताया कि नक्शा 15 अगस्त को नहीं बल्कि 17 अगस्त को पेश किया जाएगा। ये तो हुई बात फिरोजपुर की। अब आते हैं गुरदासपुर पर। 8 अगस्त के ही दिन वेस्ट पंजाब के गवर्नर सर फ्रांसिस मूडी को माउंटबेटन के एक सेक्रेटरी ने जो नक्शा भेजा था उसके मुताबिक गुरदासपुर को भी पाकिस्तान में ही दिखाया गया था। ये बात पहुंची जस्टिस मेहरचंद महाजन तक। मेहरचंद महाजन जीके के हिसाब से बताए तो जस्टिस मेहरचंद महाजन आज़ाद भारत के तीसरे चीफ जस्टिस थे, लेकिन आज़ादी से पहले वो बाउंड्री कमीशन के सदस्य थे। इस पूरी कहानी के वो दूसरे मेन कैरेक्टर हैं, इसीलिए उनके बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूरी है। हिमाचल के खूबसूरत कांगड़ा जिले में उनकी पैदाइश हुई। इनके पिता धर्मशाला के नामी वकील थे। मेहरचंद भी पिता के नक्शे कदम पर चले और साल 1912 में LLB पूरी करके धर्मशाला में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। अगले 4 साल ये गुरदासपुर में बिताते हैं, जहाँ वकील के तौर पर इनका खूब नाम हुआ। फिर ये प्रैक्टिस के लिए लाहौर गए। वहाँ जाकर ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और फिर पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस भी हो गए। भारत के बंटवारे के दौरान जस्टिस महाजन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। दरअसल पंजाब के बंटवारे के लिए जो बाउंड्री कमीशन बना उसमें भारत की तरफ से जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह को पैनल में जगह मिली थी। मेहरचंद महाजन ने रेडक्लिफ से कहा कि दोनों देशों के बीच रावी नदी को बाउंड्री बनाना चाहिए ताकि एक नेचुरल बाउंड्री बने। रावी नदी पर बने रावी कैनाल का निर्माण 60,000 सिख फौजियों ने किया था। जस्टिस महाजन ने यह दलील दी कि इस कैनाल का सिखों से अलग नाता है, इसीलिए ये भारत को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेडक्लिफ ने एक खेल कर दिया। उन्होंने महाजन के सामने 2 ऑप्शन रखे कि या तो वे गुरदासपुर ले ले या फिर लाहौर। जस्टिस महाजन असमंजस में थे। एक तरफ उन्हें लाहौर की चिंता थी और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर कहाँ से बीच में आ गया, उसका इससे क्या लेना देना? लेना देना है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे यानी कि मई 1947 में जाना होगा। तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत के लिए एक प्रधानमंत्री ढूंढ रहे थे। सरदार पटेल की उनसे काफी अच्छी दोस्ती थी। पटेल ने कहा कि आप जस्टिस महाजन से बात कीजिए और उन्हें प्रधानमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री के पद का ये ऑफर लेकर जम्मू कश्मीर की महारानी तारा देवी जस्टिस महाजन से मिलने के लिए लाहौर के एक होटल में पहुंची। रानी तारा देवी भी कांगड़ा से ही आती थी और उनकी महाजन से पुरानी जान पहचान थी। उन्होंने महाजन को ये ऑफर देते हुए कहा कि महाराजा हरि सिंह उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद के उलट महाजन ने प्रधानमंत्री बनने से ही इनकार कर दिया। तारा देवी के साथ आए उनके बेटे करण सिंह मेहरचंद महाजन के इस फैसले से काफी खफा हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हमारा राज्य इतना छोटा है कि उसके प्रधानमंत्री का पद आपकी शान को कम कर देगा? ये सुनकर महाजन महाराजा हरि सिंह से मिलने को तैयार हो गए, लेकिन ये मुलाकात हो पाती इससे पहले ही महाजन को बाउंड्री कमीशन की जिम्मेदारी मिल गई। वही रियासतों को भी ये छूट मिल गई कि वो अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान में जा सकती है। जम्मू कश्मीर पर कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन कश्मीर के लिए जिन्ना के लालच से हर कोई वाकिफ था। इसीलिए महाजन कश्मीर तक का रास्ता खुला रखना चाहते थे
और इसीलिए उन्होंने गुरदासपुर का भारत में आना जरूरी समझा, क्योंकि साल 1947 के भारत के नक्शे को देखा जाए तो कश्मीर तक जाने का एकमात्र रास्ता गुरदासपुर से होकर निकलता था। गुरदासपुर के पाकिस्तान में जाते ही भारत का लिंक पूरी तरह से कश्मीर से टूट जाता। वहीं उस दौर के लाहौर को देखा जाए तो वहां पर भले ही हिंदू और मुस्लिमों की आबादी बराबर थी, लेकिन संपत्ति हिंदुओं की ज्यादा थी। इस हिसाब से तो लाहौर को भी भारत में आना चाहिए था, लेकिन रेडक्लिफ थे कि मानने को तैयार नहीं। उन्होंने मेहरचंद महाजन को सोचकर जवाब देने के लिए कहा। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को भारत, लेकिन नक्शे का राज अब भी बरकरार था। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि फिरोजपुर और गुरदासपुर उसे ही मिलेगा और उसके साथ ही सौगात में कश्मीर और बीकानेर अपने आप चले आएंगे। लेकिन 17 अगस्त को जैसे ही नक्शे का पिटारा खुला तो पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ शकरगढ़ को दिया गया था, बाकी फिरोजपुर, गुरदासपुर और पठानकोट समेत ये पूरा इलाका भारत के हिस्से में था। इस नक्शे को देखकर पाकिस्तान दंग था, तो वहीं भारत ने राहत की सांस ली। पाकिस्तान ने इस फैसले पर खूब हंगामा किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने ये पूरा मामला यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटले ने स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल फिलिप नोल बेकर से इस मामले में तहकीकात करने के लिए कहा। बेकर ने जब रेडक्लिफ से बात की तब रेडक्लिफ ने बताया कि उन्होंने माउंटबेटन के कहने पर ही ये बदलाव किया था। पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए कि उसे इसके बदले में लाहौर मिला है। लाहौर उस वक्त एक बड़ा और संपन्न शहर था, जिसे पाकर पाकिस्तान बहुत खुश था। लेकिन लाहौर के पाकिस्तान में जाने का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा वहां के हिंदू और सिख लोगों को। कहते हैं कि लाहौर के सिख और हिंदू इलाकों में पाकिस्तान ने पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी थी और अगर कोई पानी लेने घर से बाहर निकलता तो उसकी हत्या कर दी जाती। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। ये जानकारी जब नेहरू को मिली तो उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिन्ना ने तो मन में नफरत लेकर ही अलग देश मांगा था, तो किसी के मर जाने से उन्हें क्या फर्क पड़ता था। लेकिन पाकिस्तान की इस ओछी हरकत के साथ ही कंवर सेन के उस सवाल का जवाब भी मिल गया जो उन्होंने पन्नीकर से पूछा था कि अगर पाकिस्तान पानी बंद कर देगा तो क्या होगा। जो पाकिस्तान अपने इलाके के हिंदुओं और सिखों को पानी के लिए तरसा रहा था, वो भारत को पानी हरगिज नहीं देता। गनीमत ये रही कि कंवर सेन और पन्नीकर ने इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया और फिरोजपुर हेडवर्क को पाकिस्तान में जाने से बचा लिया। उनके प्रयासों से बीकानेर की जनता के साथ बड़ा अनर्थ होने से टल गया। वहीं 4 महीने बाद अक्टूबर 1947 में हर किसी को गुरदासपुर की वैल्यू भी समझ आ गई, जब पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की। उस दौर में भारत ने गुरदासपुर वाले रूट से ही कश्मीर में आर्मी भेजी थी और कश्मीर का भारत में विलय करवाया था। आजादी के बाद के.एम. पन्नीकर भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली भेजे गए। उन्होंने चाइना और इजिप्ट जैसे देशों में भारत के एम्बेसडर के तौर पर भी काम किया और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर भी रहे। वहीं कंवर सेन ने गंग नहर के आधे काम को पूरा किया। उनकी देखरेख में भाखड़ा नागल डैम बना और राजस्थान की गंगा कही जाने वाली राजस्थान कैनल का भी निर्माण हुआ, जिसे आज इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। कंवर सेन को ही थार का भागीरथ भी कहा जाता है। वो राजस्थान के पहले व्यक्ति बने जिन्हें पद्म भूषण दिया गया। बात करें जस्टिस मेहरचंद महाजन की, तो आजादी के बाद वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय में भी अहम रोल अदा किया था। कहते हैं कि जब नेहरू कश्मकश में थे कि वो कश्मीर में सेना भेजे या नहीं, तब उन्होंने कहा था कि आपको शेख अब्दुल्ला को जितनी पावर देनी है दे दीजिए, लेकिन फौरन आर्मी भेजिए। अगर आप आर्मी नहीं भेजेंगे तो मैं खुद जाकर जिन्ना से बात करूंगा। इससे नेहरू पहले तो बहुत खफा हुए, लेकिन फिर आर्मी भेज दी। मेहरचंद महाजन ने गुरदासपुर को तो बचाया ही,
कश्मीर को भी अपने इस फैसले से बचा लिया। वक्त के साथ भारत में शामिल हुई सभी रियासतों ने तरक्की और विकास की राहें देखी और पाकिस्तान का क्या हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन शिकायत ये है कि भारत निर्माण का क्रेडिट बरसों से सिर्फ चंद लोगों को ही दिया जाता रहा है। मेहरचंद महाजन, के.एम. पन्नीकर और कंवर सेन जैसे लोगों का नाम बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हमें कभी इन सब के बारे में बताया ही नहीं गया। अगर आप चाहते हैं कि इनके योगदान के बारे में दुनिया जाने तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में जब भी आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा तब बात बंटवारे की भी होगी। कहते हैं कि बंटवारे के वक्त पाकिस्तान हर छोटी छोटी बात पर बच्चों की तरह जिद करने लगा था, जिसके चलते टेबल, कुर्सी, किताबें, अलमारियां, यहाँ तक कि कमोड का भी बंटवारा करना पड़ा। बंटवारे से जुड़े किस्से, कहानियां हजारों हैं, जिन्हें अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। इस रिपोर्ट को पूरी तरह से फैक्ट चेक के बाद ही आपके सामने पेश किया गया है दोस्तों, जिनके सोर्स लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप हमसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस मेल एड्रेस पर मेल करें। जाने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।